देखो ये है AS20 अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या क्या होता है, जब एक कंपनी एक शेयर कितने स्पीड में क्या करती है, अर्न करती है। जो ये आता है ये बैलेंस शीट और पीएनएल के क्या होता है, फुट नोट में आता है। नॉन एसएमसी मतलब कि लार्ज कंपनी में कोई इसको एग्जम्पशन नहीं मिली है, इसको तो डिस्क्लोज़र देना ही पड़ेगा। लेकिन स्मॉल एसएमसी में एग्जम्प्टेड है डिस्क्लोज़र अगर डाइल्यूटेड ईपीएस है तो। ईपीएस दो तरीके होते हैं, एक है बेसिक ईपीएस और एक डाइल्यूटेड ईपीएस। ये दोनों ईपीएस ना प्रोमिनेंट है कंपनी के लिए। सिलेक्शन कैन नॉट बी मेड फ्रॉम देयर टू, और स्पेसिफाइड रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर दी एसएमसी। मतलब एसएमसी के लिए अभी एप्लीकेबल नहीं है। ना होगा ईपीएस को, अगर ना भले ही लॉसेस हैं कंपनी में तब भी। हम ना कैलकुलेशन ऑफ द बेसिक ईपीएस की बात कर रहे हैं, तो बेसिक ईपीएस का होता है ओनली इक्विटी शेयर होल्डर के लिए होता है। तो नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब कि नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर, या तो ईएई, उसी को यही बोलते हैं, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। तो अब कैलकुलेशन हम लोग सीखने जा रहे हैं ईएई का, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी का। तो ईबीआईटी में से सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो ईबीटी आ जाएगा। उसमें से टैक्स एक्सपेंसेस, डेफर्ड टैक्स, इन दोनों को घटा देना है तो तुम्हारा पीएटी आ जाएगा। और फिर प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस सीडीटीटी और डीटीटी, उसको माइनस कर दोगे तो तुम्हारा ईएई आ जाएगा। एक तुमको डेफर्ड टैक्स पे ध्यान देना है, सीडीटी डीटीटी, बाकी तो एफएम की तरह ही है, ठीक है। क्योंकि अपन टोटल अर्निंग निकाल रहे हैं, तो मतलब कि क्या होता है, यहाँ पे लिख रहा है तो हम लोग इग्नोर कर देंगे ट्रांसफ़र ऑफ द जनरल रिजर्व और अदर रिजर्व या इंटरिम डिविडेंड। अगर कोई ट्रांसफ़र हो रहा है जनरल रिजर्व में तो हम लोग कंसीडर उसको नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि हम लोग ना ईपीएस निकाल रहे हैं, वो इज़ बेस्ड ऑन द टोटल अर्निंग है, और जनरल रिजर्व भी तो अर्निंग में ही से दिया जाता है। अगर कोई रिज़र्व आ रहा है तो उसमें पैट में से कोई भी रिज़र्व को हम लोग डिडक्ट नहीं करेंगे टू कैलकुलेट द अर्निंग। हम लोग डिडक्ट नहीं करेंगे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट आउट ऑफ द ईएई से फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द ईपीएस। ईएई से कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट को डिडक्ट नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा प्रेफरेंस डिविडेंड। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं, एक नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं। अगर जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो ही नॉन क्यूमुलेटिव को कंसीडर करना है, और भले ही डिविडेंड डिक्लेयर ना हो तो क्यूमुलेटिव को कंसीडर करना है, भले ही डिविडेंड डिक्लेयर ना हो। तो अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है तो 1+1 हो जाएगा। यहाँ पर भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो तो 1+1+3 हो जाएगा। अब लिखा है एओए में कि 3 साल तक करना है इसको, तो जब 4th ईयर आएगा तो 1+1+1, तो ये पहले वाला जो होगा उसको भूल जाओ तब तुम। तो इस तरीके से इसका मतलब क्या हुआ, क्यूमुलेटिव को ना तुम माइनस कर दोगे और नॉन क्यूमुलेटिव को कम माइनस करोगे। नॉन क्यूमुलेटिव को तभी माइनस करोगे जब वो क्या होता है, डिक्लेयर हो। देखो पैट का है तो प्रेफरेंस डिविडेंड पैट है तो 22,000 हो गया। जब एरियर ऑफ डिविडेंड दिया है तो उसे इग्नोर कर देंगे, नॉट कंसीडर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एरियर ऑफ डिविडेंड। अगर दिया है तो उसे इग्नोर कर देंगे, उसे कंसीडर नहीं करेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम लोग हमेशा एज्यूम क्या करेंगे कि वो क्यूमुलेटिव इन नेचर है। प्रेफरेंस डिविडेंड और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अगर क्या आता है, क्वेश्चन साइलेंस है कि कंपनी ने, क्वेश्चन ने मानना कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा लेकिन क्वेश्चन चीखे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मानना कि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है तो तुम माइनस नहीं करोगे। ये कब होगा, जब कंपनी में लॉस होगा। नॉन क्यूमुलेटिव वाला कब होता है, जब कंपनी में लॉस होता है। प्रेफरेंस डिविडेंड और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कब कंसीडर होगा, जब कंपनी में ना प्रॉफिट हो रहा होगा तभी कंसीडर होगा। नहीं करा तो डिविडेंड माइनस नहीं होगा। अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा तो डिविडेंड क्या होगा, माइनस नहीं होगा। तो ये तुमको ध्यान रखना कि नॉन क्यूमुलेटिव कब कंसीडर होता है, जब कंपनी में प्रॉफिट होता है। अगर डिक्लेयर करता है तो माइनस तो होगा, तो वो होता है प्रॉफिट में, लेकिन डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा तो वो माइनस नहीं होगा। ये कब होता है, जब वो लॉस होती है। लिख रहा है, इफ़ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज नॉन क्यूमुलेटेड देन वी शुड कंसीडर प्रेफरेंस डिविडेंड ओनली इफ़ इट हैड बीन डिक्लेयर बाय द कंपनी। साफ साफ बोला है कि अगर डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड एजीएम
अगले साल हुआ है तो उसमें से जो डिडक्ट होगा वो अगले साल के भी अगले साल होगा। मतलब कि ना, अगर प्रीवियस ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो करंट में से माइनस होगा। तो हम लोग ऑलवेज एज्यूम करेंगे कि डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया है। और ये भी कंसीडर किया जाएगा टाइम पीरियड कंसीडर किया जाएगा। अगर प्रेफरेंस शेयर 1 जुलाई को इशू हुए हैं तो डिविडेंड पूरे साल भर का माइनस नहीं करेंगे, वो माइनस ओनली होगा फॉर द 9 मंथ। अगर मान लो प्रेफरेंस शेयर्स इशू हैं 1 जुलाई को, 9 मंथ का ही डिविडेंड उसमें से माइनस होगा, पूरे साल भर का नहीं होगा। तो इसमें ना टाइम पीरियड को कंसीडर करना ज़रूरी है। इसमें डिक्लेयर, इसको तो हमेशा माइनस करना है। इसमें कब, जब डिक्लेयर हो तभी माइनस करेंगे। इस साल डिक्लेयर हुआ है तो अगले साल माइनस करेंगे। करेंट ईयर में अगर डिक्लेयर हुआ है तो अगले साल माइनस करेंगे, तो इसमें ध्यान देना। प्रायर पीरियड आइटम, तो पीपीआई में तुम्हारा क्या बोल रहा है? पीपीआई में ये बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 5 लाख है और डेप्रिसिएशन 6 लाख का आ रहा है, तो अंबानी ने ये बोला कि मत दिखाओ, तो प्रॉफिट तुम्हारा कितने का आ गया? 5 लाख का डिवाइडेड बाई 50,000 किए 10 आ गया। अगले साल क्या हुआ कि 8 लाख का तुम्हारा प्रॉफिट आ रहा है, डेप्रिसिएशन उसका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन तुम्हारा आ रहा था 1 लाख का, तो उन्होंने कहा 1 लाख का दिखा दो, तो 7 लाख का आया। और इसमें, और फिर नेक्स्ट ईयर में क्या हो रहा था, 15 लाख का आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि प्रायर पीरियड आइटम करके 6 लाख को भी दिखा दो जो नहीं दिखाया गया था, और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो कि 1 लाख का उसको भी दिखा दो, और फिर उसके बाद से डिवाइड कर दो। तो इसमें क्या होता है, कंसीडर एज अ पार्ट। अब इसमें क्या होता है, पीपीआई देखो, इसमें क्या होता है, प्रायर पीरियड आइटम क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो पीपीआई माइनस है तो माइनस ही करेंगे, प्लस है तो प्लस ही करेंगे, उसका एडजस्टमेंट नहीं करना है। इसका मतलब ये होता है। और अगर एडजस्टमेंट 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दोनों साल का दिखाओगे। मतलब एक्स्ट्रा, जैसे कि 8 लाख है, 10 लाख का लॉस हो गया तो 2 लाख का तुम्हारा वो आ रहा है, तो उसको ये भी करके दिखाओगे कि अगर वो लॉस बाय फायर नहीं होता तो कितना होता, कि 2 लाख का लॉस है तो प्लस उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ईडीआई को प्लस कर दोगे 10 लाख, तो 8 लाख आ जाएगा। 8 लाख को डिवाइड करोगे 50,000 से तो 10 आ रहा है, तो ऐसे दोनों साल का उसमें दिखाओगे। देखो, बेसिक ईपीएस इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बेसिक ईपीएस एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, दोनों को करके दिखाओगे तुम। इंक्लूड भी करके दिखाओगे और एक्सक्लूड भी करके दिखाओगे। 2 एपीएस बनाना होता है, ठीक है। अगर क्या होता है, प्रायर पीरियड में प्रोविज़न गलत बन गया, इस साल सही किया है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज हो गया है, अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज हुआ है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ईपीएस हमेशा पर एनम की कमाई होती है, नॉट एक्चुअल पर एनम की होती है, 1 साल की होती है, नॉट एक्चुअल ईयर की। देखो, फिर नंबर ऑफ द शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर इंटू दी क्या होता है, पीरियड ऑफ द आउटस्टैंडिंग वेटेड एवरेज शेयर ऑफ द आउटस्टैंडिंग। तो इसका मतलब क्या होता है कि मान लो कि एफडी 5 लाख 6% पर एनम है, तो ये तो 6% पूरे साल भर का है। ये मिड का है 6% पर एनम, 6% पर एनम तो पूरे साल का है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ तुम्हारा 6 मंथ के लिए हुआ है, तो ऐसा तो गलत हो जाएगा ना पूरे साल का करना। तो 6% से तो इंटू करेंगे नहीं, क्योंकि वो पूरे पूरे साल का, तो 5 लाख इंटू 12/12 प्लस 2 लाख इंटू 6/12 करोगे, 36,000 आएगा। टोटल इनकम 36,000 हुई। तो जो कि ऑलरेडी AS 16 में शायद पढ़े थे, 36,000 की इनकम में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो क्या होता है, इनकम, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम एक्स मान लो, इनकम 36,000 है, तो एक्स की तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे तो तुम्हारा 6% पर एनम आ रहा है कि नहीं, तो 6% पर एनम आ रहा है, और यहाँ पर भी 6% था, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा, ऐसे ही निकालोगे तो आ जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी 6% था, लेकिन हम लोग ने ये 5 लाख 12/12 ये किया, 36,000 आया। तो ये चीज़ करने से और इसको 36,000 से डिवाइड करने से इनकम मतलब EAE से, तो तुम्हारा वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, EPS। तो यही वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉस्ट ऑफ द कैपिटल है। अगर फ्रेश इशू क्या होता है, फुल्ली पेड अप है, मतलब कि 10 का शेयर है, 10 फुल्ली पेड अप है। अगर 10 का शेयर इशू हो रहा है, 10 फुल्ली पेड अप है, मतलब फुल्ली पेड अप है।
तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा यहाँ पे देखना, हमेशा यहाँ पे शेयर्स को लेते हैं, अमाउंट को नहीं लेते हैं। शेयर्स को लेंगे और फिर यहाँ पे 12 बाई और 6/12 और ये 20 लाख तुम्हारा EAE से आ जाएगा। तो यहाँ पे EAE ना तुम्हारा डायरेक्ट दे रखा है, अगर नहीं दिया रहता तो तुम कैलकुलेट करते। ठीक है, फिर उसके बाद से ये देखो ऐसे पर एनम आ जाएगा। फिर यहाँ पे आता है तुम्हारा कॉन्सेप्ट 2 क्या होता है, बाईबैक ऑफ द शेयर्स। बाईबैक ऑफ द शेयर क्या होता है? देखो बाईबैक का मतलब क्या होता है, जब शेयर वॉलेंटरीली देते हैं, और ना क्या होता है फॉरफिट का मतलब क्या होता है, जब ज़बरदस्ती लेते हैं। ठीक है, ये सब आता है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ द शेयर, देखो 20,000 का शेयर है, 5,000 का, और वैसे ही करेंगे, 20,000 शेयर ही लेंगे। 12/12 है, न्यू इशू हुआ है 5,000 का, 9/12, और जो बाईबैक है उसको ना तुम माइनस कर दोगे। और ये देखो बाईबैक किसका हो रहा है, 3,000 शेयर का हो रहा है, जो कि 1/1/25 को हुआ था। 3,000 शेयर्स हैं, तो ये 3,000 शेयर्स माइनस हो जा रहे हैं। पूरा 12 का वेट दिया है कंपनी ने, 3,000 शेयर 3 मंथ का पहले ले लिया। देखो यहाँ पे जो 20,000 का था वो पूरा 12 मंथ का वेट था, लेकिन बाईबैक में कंपनी ने क्या किया है, 3,000 शेयर 3 महीने पहले ही ले लिए हैं, तो वो माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा। कर सकते हैं 20,000 तुम्हारा अमाउंट शेयर थे, वो 3 मंथ तक चले, 3 मंथ तक आए। फिर उसके बाद न्यू इशू हो गया 5,000 के, तो 25,000 शेयर हो गए, वो चले 6 मंथ। और फिर बाईबैक 3,000 का हो गया, मतलब 22,000 शेयर चले बाकी के तुम्हारे 3 मंथ पे। तो ऐसे भी करके निकाल सकते हो, लेकिन जो पहला वाला मैथड था वो सूटेबल है, और एक ये वाला इन रुपीज़ वाला सूटेबल है। इन रुपीज़ में क्या होता है, उसको ना तुम ना अमाउंट में कन्वर्ट कर लेते हो। तो अमाउंट में इसको कैसे कन्वर्ट करोगे कि 20,000 है, मान लो 10 रुपये का है, तो 20,000 इंटू 10, 20,000 इंटू 10, 5,000 इंटू 10 और 3,000 इंटू 10। तो 20,000 इंटू 10 करोगे तो 2 लाख, 5,000 इंटू 10 करोगे 50,000, 3,000 इंटू 10 करोगे, फिर उसके बाद 12/9 और फिर माइनस कर दोगे। तो ये जो आ रहा है ना, ये 1 रुपीज़ का है। अब तुम ना इसको अगर 1 रुपये में का है, अगर तुम्हें उसको 10 का बनाना है तो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 1 रुपये का है, तो यहाँ पे 10 का बनाना है, तो तुमको इन रुपीज़, देखो इन रुपीज़ ये 10 का है, ये 10 पेड अप का है। अब तुमको 1 का बनाना है, तो तुम 10 से अगर डिवाइड कर दोगे तो 1 का आ जाएगा ना। ये तो 10 का तुम किए हो ना, 1 से मल्टीप्लाई तो नहीं किए हो, ₹10 से मल्टीप्लाई किए हो। अगर 1 से मल्टीप्लाई किए रहते तो वो 1 का बन गया रहता पेड अप, समझ रहे हो? क्योंकि 20,000 इंटू 10 से मल्टीप्लाई किया, अगर तुम 1 से किए थे तो वो 1 रुपीज़ में आता, लेकिन 10 से किए हो तो यहाँ पे 10 का है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा ये। यहाँ पे क्या होता है ना, तो वही चीज़ है, उसी का है। यहाँ पे प्रीमियम का देते हो तो प्रीमियम इरेलीवेंट है, कोई काम का नहीं है चीज़ नंबर ऑफ़ द शेयर्स में। और ना हमेशा हम लोग को यहाँ पे देखो सबका फेस वैल्यू तुम्हारा सेम है, और हम लोग ना इशू प्राइस को नहीं लेंगे, फेस वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे। तो जैसे कि अगर तुम एक नंबर ऑफ़ शेयर से कर रहे हो 50,000 है, तो 50,000 इंटू 12/12, 50,000। इसको देखना आराम से, इसको कैलकुलेट करना कि यहाँ पे देखो मिस्टेक किए हुए थे 8/12। फिर फ्रेश इशू हो गया प्लस 30,000 का इंटू 6/12, और यहाँ पे बाईबैक हो गया तो माइनस हो गया, और EAE तुमको दिया हुआ है 5 लाख का, तो उसको डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा। तो ये चीज़ होता है। देखो और ऐसे भी होता है, इक्विटी शेयर जो कैपिटल का जो अकाउंट बनाते हो वहाँ पे ये जो आता है ये फेस वैल्यू पे होता है, क्योंकि जो प्रीमियम का होता है वो तुम ना सिक्योरिटी प्रीमियम वाले में, सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अलग से अकाउंट बनता है उसमें चला जाता है। मान लो एक तराजू है, एक 5 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है, और एक 5 लाख का इक्विटी शेयर है ऑफ ₹1 ईच फेयर वैल्यू। तो 5 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल और 5 लाख की इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच, ये दोनों एक तरह की, ये कैपिटल वैल्यू हो गया, नंबर ऑफ द शेयर हो गया। तो ऐसे ही तुम ऐसे भी कर सकते हो 1 का बना करके भी।
जैसे कि यहाँ पे कितने का था, 10 का था, तो तुम इसको 1 का बना सकते हो। तो 1 का कैसे बनेगा? अगर तुमको 1 का बनाना है, तुम्हारा 1 का है लेकिन कैपिटल है, 1 का है लेकिन कैपिटल है, और तुमको इसको इक्विटी शेयर्स में बनाना था, इसीलिए तुम 10 से डिवाइड किया, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर भी अगर तुमको ₹1 में करना है तो सबको पहले तो यही आ गया, डिवाइड करोगे सबको पहले तो इंटू 10 से कर दो। 50,000 इंटू 10, 20,000 इंटू 10, 30,000 इंटू 10, और क्या होता है बाईबैक का 10,000 इंटू 10, जो कि फेस वैल्यू को ही कंसिडर करते हैं। तो 50,000 इंटू 10, 20,000, 30,000 और 10,000 इंटू 10 कर दोगे, 10,000 इंटू 10 हो गया। और फिर उसके बाद से उसका टाइम पीरियड तुम कंसीडर कर लोगे। और यहाँ पे देखोगे जो बाईबैक है वो तुम्हारा 10 ईच से हुआ है। 10 ईच मतलब कि जो सबसे पहले इशू हुए थे 1/4 को, तो मतलब वो 12 महीने तुम कंसीडर किए थे, लेकिन अब उसको 3 महीने पहले ही तुम बाईबैक ले रहे हो, तो वही उसको 3 महीने पहले तुम ले रहे हो, और ये इसका है कंसीडर किए। तो इस तरीके से तुम्हारा 1 ईच का आ जाएगा। और फिर अगर तुमको EPS ऑफ ₹10 ईच में करना है तो इंटू 10 कर दोगे, तो तुम्हारा 6.59 कंसीडर आ जाएगा, हो जाएगा। देखिए, फिर उसके बाद आता है पार्टली पेड ऑफ शेयर्स एंड फाइनल कॉल। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे 10 का है, 6 इस बार मंगाए, फिर फाइनल कॉल 4 यहाँ पे मंगाए, तो 6 इस बार मंगाए, तो मतलब कि 60,000 इनकम यहाँ से यहाँ तक रही और 40,000 की इनकम यहाँ से यहाँ तक रही। तो इनकम तो रही 6 मंथ तक रही होगी फाइनल कॉल का। तो यहाँ पे जो 40,000 की जो इनकम है वो 6 मंथ के लिए रही होगी, तो वेट भी 6 मंथ का ही देंगे, पूरे का दे देंगे तो गलत हो जाएगा। पार्टली पेड अप ऑफ इक्विटी शेयर दो होते हैं, नो डिविडेंड राइट, और एक क्या होता है डिविडेंड अवेलेबल ऑन द पार्टली पेड ऑफ शेयर। तो जो अगर नो कोई डिविडेंड राइट नहीं होगा तो उसे तो तुम कंसीडर नहीं करोगे, और अगर डिविडेंड अवेलेबल है फॉर पार्टली पेड अप तो उसे कंसीडर करोगे। क्या होता है प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड डिक्लेयर रहेगा, नॉन क्यूमुलेटिव में डिविडेंड डिक्लेयर रहेगा तो भी माइनस होगा, नहीं डिक्लेयर रहेगा तो कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, डिविडेंड राइट मिल जाएगा तो शेयर, अगर नो डिविडेंड राइट ऑन पार्टली पेड अप शेयर, पार्टली पेड अप शेयर में कोई डिविडेंड, पार्टली फुल्ली पेड अप हो जाएगा तो डिविडेंड राइट होता है उसमें। ठीक है, अब जैसे कि सबसे पहले इसका स्टेप्स क्या होता है, कन्वर्ट करो सारे के सारे फुल्ली पेड अप शेयर में इनटू, ठीक है, फिर टाइम फैक्टर करो और फिर EPS से करो। तो सबसे पहले तुम 20,000 है, 10 is 6 पेड अप, 6 पेड अप, फिर एक साथ को न्यू 5,000 का है, 7 पेड अप है, और 7 पेड अप है लेकिन फेस वैल्यू 10 ही है। फाइनल कॉल भी तुम्हारा 20,000 है, जिसमें से 5,000 का 15,000 पेड अप है, 5,000 नॉट पेड अप है, और 5,000 का शेयर क्या होता है फॉरफिट हो गया है, ले लिया गया है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कह दिया जाए कि नो डिविडेंड राइट, तो इसको परिवार का सदस्य मानेंगे नहीं, तो इसको कोई लेना ही नहीं, कंसीडर ही नहीं करना है। सबसे बेस्ट रहेगा कि इन सबको 1 EPS में, 1 ऑफ द EPS में कन्वर्ट कर दो। तो 20,000 है, तो जब भी उसको करते हैं फेस वैल्यू तो सबका 10-10 है, लेकिन 7 पेड अप हुआ है, मतलब 60,000 का अमाउंट तुम्हारे यहाँ से यहाँ तक है, तो 6 से इंटू करोगे, 20,000 इंटू 6। और यहाँ पे देखो तो फेस वैल्यू से मत कर देना, पेड अप से करोगे, 20,000 इंटू 6, 5,000 इंटू 7, और 20,000 इंटू 4, 20,000 इंटू 6, 5,000 इंटू 4, 5,000 इंटू 4, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 15,000 इंटू 4, 15,000 इंटू 4 करोगे, और 5,000 इंटू 6 इंटू 2/12। क्यों 5,000 शेयर फॉरफिटेड, तो ये 5,000 शेयर फॉरफिटेड हो गया है, तो ये किसका है, ये जो शेयर
सबसे पहले इशू हुए थे उसको फॉरफिट किया गया, तो वो 12 महीने का तुम लिए थे टाइम फैक्टर। अब ये क्या हो रहा है, बाई बैक कर ले रहे हो 1 फरवरी को ही, मतलब 2 महीने पहले ही बाई बैक कर ले रहे हो। तो इसको इसलिए 2 महीने पहले 5,000 इंटू 6 से करोगे, क्योंकि वो पहले वाला ही जो ओपनिंग बैलेंस वाला वही लिया जा रहा है ना, तो वो 6 का था। और ये इसको तो कोई कंसीडर ही नहीं करना है, क्योंकि ये परिवार का सदस्य मानेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नो डिविडेंड राइट अप टू द फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो उसको ऐसे करोगे और तुम्हारा मतलब कि इसमें यहाँ पे पार्टली पेडअप में ये ध्यान रखना है कि ये जो जितना पेडअप मिला उसी से इंटू करोगे। तो फिर उसके बाद से टाइम फैक्टर से करोगे तो वो 1 में आ जाएगा, और फिर ईपीएस इनको 10 करना है तो इंटू 10 कर दोगे। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो कि तुमको उसको ना 10 का बनाना है, 6 मिला है लेकिन तुमको उसको 10 का बनाना है, तो इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10 करना पड़ेगा तुमको। फिर उसके बाद से तुम टाइम फैक्टर करोगे, और अगर इसको तुमको 10 का बनाना है तो इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10 करना पड़ेगा। और यहाँ पे ध्यान रखना कि सारे के सारे लोगों की फेस वैल्यू जो है 10 है। ठीक है, अब आता है डिफरेंट फेस वैल्यू और डिफरेंट डिविडेंड राइट। अब क्या होता है, फेस वैल्यू अलग अलग है। देखो, डिफरेंट फेस वैल्यू है और सेम डिविडेंड राइट है, तो क्या होगा, डिफरेंट फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, अब पहले 10-10 के सब थे, अब यहाँ पे 10 का है और यहाँ पे 5 का है। फेस वैल्यू यहाँ की 10 की है और यहाँ के 5 की है, तो इसको तुम कैसे करोगे, तो वही चीज़ है, सबको पहले 1 में कन्वर्ट कर लो। तो 1 में करोगे तो अगर पेडअप पार्टली पेडअप तो नहीं है तो 10 से इंटू कर दोगे तो 50,000 इंटू 10, 50,000 इंटू 10। अब यहाँ पे मैंने मान लिया सारा कि 1 का है, तो यहाँ पे 1 तो लिखते नहीं हो, मतलब 1 लिखोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी जैसे 1 लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर इनको टाइम फैक्टर से कर लोगे। वैसे 60,000 इंटू 5, और कोई टाइम फैक्टर नहीं दिया तो 12 मंथ का ही लोगे, और फिर उसको कर लोगे तो आ जाएगा तुम्हारा BEPS ऑफ 1। और फिर BEPS 1 आ गया। अब 2 फेस वैल्यू है तो दोनों को करोगे, तो उसको इंटू 10 भी करोगे इंटू 5 भी करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, डू नॉट सेपरेट डिस्क्लोजर फॉर द ईच पेड वैल्यू, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बस सेपरेट डिस्क्लोजर करना है ईच का, कि सबसे पहले कन्वर्ट कर लिए 1 में, फिर उसका वेटेड एवरेज ऑफ द इक्वल शेयर्स, फिर calculate the EPS on the basis of the weighted average as per the step second, और reconvert the EPS। reconvert मतलब हर एक फेस वैल्यू का अलग अलग। देखो, और फिर उसके बाद आता है डिफरेंट डिविडेंड राइट्स। डिफरेंट डिविडेंड राइट मतलब कि क्या होता है, शेयर होल्डर के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मतलब शेयर होल्डर के साथ यहाँ पे क्या होता है, नाइंसाफ़ी हुई है, मतलब किसी को एक्स्ट्रा मिल गए हों जब बांटा जा रहा था, मतलब जब बांटा जा रहा था तो लोगों के साथ क्या हो गया, यहाँ पे नाइंसाफ़ी हो गया। जब तो यहाँ पे 2 टाइप से के क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे फेस वैल्यू इतना है, पेड अप इतना है, और डिविडेंड राइट बेस्ड ऑन द फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू है तो हमेशा फेस वैल्यू को कंसीडर करेंगे, तो ईपीएस कैलकुलेशन में फेस वैल्यू लेना है, ना कि ली जाएगी ना कि पेड अप वैल्यू, और यहाँ पे पेड अप वैल्यू ली जाएगी ना कि फेस वैल्यू। तो इसमें वही हो जाएगा, पहले ईपीएस को तो 5,000 इंटू जो 5,000 पेड अप 10 से इंटू 15 करोगे, और यहाँ पे 10,000 इंटू 10 करोगे, और फिर टाइम फैक्टर से कर दोगे जो 12 मंथ का है, कुछ नहीं किया तो आ जाएगा। मतलब हर्ष को मम्मी ने बोला कि ना कुछ कितने भी गुलाब जामुन बने, एक एक्स्ट्रा तो हर्ष को मिलेंगे, तो एक एक्स्ट्रा तो मेरे लिए, अगर मान लो 11 गुलाब जामुन बने हैं तो एक तो मेरे लिए पहले साइड हो जाएंगे, फिर बाकी के बनेंगे, बाकी के बटेंगे, तो उसमें से तो एक एक्स्ट्रा मेरे को मिलेगा ही। तो एक एग्जांपल नंबर 2 आता है जो कि अर्निंग अवेलेबल टू 10 लाख है, ओपनिंग बैलेंस 10,000, 10 ईच, 10,000 और 5 ईच। As per the article of the company has to pay extra dividend of ₹10 each over and above the normal dividend। 1% ओवर एंड अबव नॉर्मल डिविडेंड देना है। डिविडेंड एक्स्ट्रा देना है 10 रुपये का हर शेयर्स को, ऑन एंड अबव द नॉर्मल डिविडेंड विच इज़ 1%, 1% को। डिविडेंड कितने हुए हैं, कितने शेयर हैं, 10,000 शेयर हैं, 10 ही ईच के, तो 10,000 इंटू 10 ईच इंटू 1%, तो एक्स्ट्रा डिविडेंड 1,000 को मिलेंगे। तो 1,000 का तो सबसे पहले सेपरेट कर लेना है। तो
तो 1000 डिवाइडेड बाई 10,000 कर लोगे तो डिविडेंड पर शेयर 0.1 ये एक्स्ट्रा है। फिर टोटल ईएई मतलब कि जो टोटल कितना है ईएई 10 लाख में से 1000 को तो तुमको 1000 क्या है इसमें अमाउंट है, क्योंकि 10,000 शेयर को हम लोग अमाउंट में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो 1000 तो अमाउंट है। तो 10 लाख में से 1000 माइनस कर दोगे तो ये इतना आ जाएगा। अब इसको तुमको उसमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? 10,000 इंटू 10 टाइम फैक्टर प्लस 10,000 इंटू 5 टाइम फैक्टर, तो इससे करोगे तो जो BPS 10 ईच का होगा, तो 10 ईच को तो 1% ज़्यादा मिलेगा, तो 1% का 0.1 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 5 के लिए तो कोई था ही नहीं डिविडेंड, तो ज़ीरो हो जाएगा। है कि ईच शेयर को नॉर्मल डिविडेंड से 1% ज़्यादा मिलेगा, तो 1% तो पहले हटा दो। तो डिविडेंड तो तुम्हारे शेयर्स पे दिए जाते हैं, तो 10,000 इंटू 10 1000, तो पर शेयर कितना हुआ? क्योंकि यहाँ पे तो बेसिक EPS अर्निंग पर शेयर आएगा ना, यहाँ पर भी तो बेसिक अर्निंग पर शेयर आएगा, तो ऐड करना है तो डिविडेंड पर शेयर होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 10,000 किया गया है। समझ में आ रहा है?